निर्मला सीतारमन फिर से लेके आई हैं एक बड़ा बदलाव। यहाँ पर बैंकिंग अमेंडमेंट बिल जो है वो टेबल हो चुका है पार्लियामेंट के विंटर सेशन में, और सवाल यह है कि इस बार बैंकिंग सिस्टम में क्या बदलाव आने वाला है। क्या इस बदलाव से आप इफेक्ट होंगे, या इस बदलाव से बैंकिंग सिस्टम इफेक्ट होगा, या फिर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है इफेक्ट होते हुए दिखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर कोई सब्सटैंशियल चेंज नहीं है जिससे आम जनता डायरेक्टली इफेक्ट होती हुई दिखेगी, बट यहाँ पर कुछ ऐसे चेंजेस लाए गए हैं जिससे बेनिफिट होगा बैंकिंग सिस्टम को भी एंड पब्लिक को भी। तो आइए चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको इंट्रोड्यूस भी करना चाहूँ फॉर डिपॉजिटर्स एंड साथ ही साथ इन्वेस्टर्स को एक्सेस मिलेगा अनक्लेम फंड्स तक, और डिपॉजिटर्स के लिए जो सर्विसेज हैं वो और बेहतर होती हुई दिखेंगी। साथ ही साथ कुछ चेंजेस हैं बैंकिंग सिस्टम के लिए भी, जैसे कि रिवाइज्ड डेडलाइंस, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं की हाइलाइट्स इस अमेंडमेंट बिल के। ये जो बिल है प्रपोज कर रहा है कि यहाँ पर जो नॉमिनेशंस हैं किसी भी बैंक अकाउंट होल्डर या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर, आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आपको अपना नॉमिनी का नाम लिखना होता है, और यहाँ पर 1 से लेके 4 नॉमिनीज जो हैं हो सकते हैं। तो इस बिल में प्रपोज किया गया है कि एक यहाँ पर जो नंबर है उसको बढ़ा दिया जाए, और यहाँ पर जो प्रेजेंट नंबर है 1 to 4, जो करंट लिमिट है कि इतने नॉमिनीज हो सकते हैं 1 से लेके 4 तक, उनका नंबर जो है इंक्रीज कर दिया जाए। इससे यहाँ पर सिर्फ बैंक अकाउंट होल्डर्स को नहीं, लॉकर होल्डर्स, डिपॉजिटर्स और यहाँ पर इनके नॉमिनीज को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर एक ये मेजर हाईलाइट है जो कि प्रपोजल है कि नंबर ऑफ नॉमिनीज जो हैं, नॉमिनेशंस जो हैं बैंक अकाउंट्स के, उनको बढ़ा दिया जाए। इसके अलावा बात की गई है ट्रांसफर ऑफ अनक्लेम्ड एसेट्स की। यहाँ पर जैसे भी अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, शेयर या फिर इंटरेस्ट या किसी तरह की रिडेम्पशन प्रोसीड्स हैं बॉन्ड की, तो उनको बोला गया है कि उनको ट्रांसफर कर दिया जाए इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में, जो कि अनक्लेम्ड है। यदि वो बाद में क्लेम होती है ट्रांसफर होने के बाद, तो वहां से इनको जो है रीइंबर्स कर दिया जाएगा, उनको वहां से रीफंड दे दिया जाएगा। इससे इंश्योर होगा कि यहाँ पर प्रॉपर प्रोटेक्शन रहे उस इन्वेस्टर के इंटरेस्ट का, और अगर वो अनक्लेम्ड है तो इट कैन बी यूज्ड फॉर सोशल बेनिफिट्स एज वेल। तो यहाँ पर एक और मेजर चेंज जो है वो ये आ रहा है कि जो अनक्लेम्ड फंड्स हैं किसी भी तरह के, चाहे वो शेयर्स से आ रहे हैं, इंटरेस्ट से आ रहे हैं या फिर रिडम्पशन प्रोसीड से आ रहे हैं बॉन्ड्स के, उनको हम ट्रांसफर कर देंगे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में, और वहां से रिफंड जो है वो क्लेम किया जा सकता है, वहां से रीइंबर्समेंट जो है हो सकती है जो भी इस अमाउंट को क्लेम करेगा। इसके अलावा भी हमें और चेंजेस देखने को मिले हैं, जैसे कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म सब्सटैंशियल इंटरेस्ट को रीडिफाइन करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर जो डेफिनेशन है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट की, वो उसको जो लिमिट है उसको रिवाइज कर दी गई है, जो कि पहले थ्रेशोल्ड था 5 लाख रुपए, जो कि 1968 में सेट किया गया था, अब उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 2 करोड़। अब सवाल उठता है कई स्टूडेंट्स के मन में कि मैम आखिर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है क्या? तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट अगर हम आसान भाषा में समझें तो बेसिकली ये एक ऐसा बेनिफिशियल इंटरेस्ट है जो कि किसी इंडिविजुअल, उसकी बीवी, उसके बच्चों को मिल सकता है, या तो फिर उन्होंने कंपनी से प्रोसीड्स जो लिए हैं, वो शेयर्स जो लिए हैं वो साथ में खरीदे हो, या इनमें से किसी ने भी खरीदे हो, और वो 10% से ज्यादा हो उस कंपनी के पेड अप कैपिटल का, तो वहां से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट में काउंट होगा। या फिर कैपिटल जो सब्सक्राइब्ड है सारे ही पार्टनर्स का, जो कि पार्टनरशिप फर्म में है, अगर उससे किसी तरह का इंटरेस्ट डिराइव हो रहा है, एक बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो है डिराइव हो रहा है,
तो उसको भी हम सब्सटैंशियल इंटरेस्ट में काउंट करेंगे। अब ये सब्सटैंशियल इंटरेस्ट की जो लिमिट थी वो सेट थी 5 लाख रुपए, इसको इंक्रीज करके बढ़ा के इस वक्त 2 करोड़ करने की मांग की गई है इस बिल में। अगर ये बिल जो है यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाता है और लॉ बन जाता है तो ये लिमिट जो है वो चेंज होके 5 लाख से 2 करोड़ हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर रिपोर्टिंग की जो डेडलाइंस हैं बैंकिंग की उसे भी चेंज किया है। जहां पर हर बैंक को रिपोर्ट करना होता था एट फ्राइडे डेडलाइन, चाहे वो क्वार्टर के एंड की हो, चाहे वो यहाँ पर फोर्टनाइट के एंड की हो या फिर मंथ के एंड की हो, जो लास्ट डे ऑफ रिपोर्टिंग हुआ करता था वो फ्राइडे हुआ करता था। बट इसको चेंज करके अब यहाँ पर कर दिया गया है कि जो रिपोर्टिंग डेट होगी वो लास्ट डे होगा। जो लास्ट डे होगा चाहे वो उस फोर्टनाइट का हो, चाहे वो उस मंथ का हो, उस क्वार्टर का हो, यहाँ पर फ्राइडे की जगह लास्ट डे पर अब सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स जो है दिया जाएगा। और ये चेंज इसलिए लाया गया है ताकि एक यूनिफॉर्मिटी स्टैब्लिश हो सके ऑल अक्रॉस द बैंकिंग सिस्टम। तो यहाँ पर ये भी एक मेजर चेंज जो है हमें बैंकिंग सिस्टम को देखने को मिलेगा। अब ये जो अमेंडमेंट है बैंकिंग लॉज में, जो अमेंडमेंट के लिए बिल लाया गया है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी ऑटोनॉमी देगा कि वो रेम्यूनरेशन कितना देना चाहते हैं ऑडिटर्स को। इससे क्वालिटी ऑफ ऑडिट्स जो है वो भी इम्प्रूव करने के एक्सपेक्टेड है और यहाँ पे ऑडिट क्वालिटी जो इम्प्रूव होगी इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जो ऑटोनॉमी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को दी गई है। अब ये जो लॉज जो है बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट आया है, ये बिल जो है जब लॉ बन जाएगा, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एक बिल लॉ कब बनता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अ बिल बिकमिंग अ लॉ। तो अगर ये बिल जो है अप्रूव हो चुका है यूनियन कैबिनेट से ऑलरेडी, ये अमेंड करेगा मल्टीपल लॉज। वंस इट हैज बीन टेबल्ड एंड इट विल बिकम अ लॉ, ये मल्टीपल लॉज को इम्पैक्ट करेगा और चेंज करेगा। इसमें अमेंडमेंट्स आएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 उनमें से एक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 उनमें से एक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 उनमें से एक है और बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970 एंड 1980 भी उनमें से एक है। दीज आर द मेजर हाइलाइट्स जो हमें इस बिल में देखने को मिले हैं। आई होप आपको ये सारे ही पॉइंट्स जो हैं उनमें क्लैरिटी आ गई होगी। एंड फॉर एनी डाउट्स एंड कंसर्न्स यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। That for more such videos and content related information, please subscribe to our YouTube channel. That was all from my side. Thank you so much.